थंडरबोल्ट्स मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आज तक का मार्वल का सबसे लंबा और सबसे जरूरी पोस्ट क्रेडिट सीन था, जहां पर क्लाइमेक्स में अपने सारे नल्ले बेरोजगार सुपर हीरोज दुनिया को बचा लेते हैं और हमें पता चलता है कि वेल पूरी मूवी में बस इन्हें एक दूसरे के खिलाफ मरवाना चाहती है। और जब वो लोग एकजुट होकर वेल की पिटाई करने जाते हैं तब वेल वहां पर एक और हरामी वाला काम कर देती है और उन्हें धोखे से मीडिया के सामने प्रेजेंट कर देती है न्यू एवेंजर्स के नाम से, और ये बोलती है कि ये मेरा सीक्रेट इनिशिएटिव था जिन पर मैं छिपकर बहुत समय से काम कर रही थी। और पूरे टीम को यही तो चाहिए था कि उन्हें पब्लिक रिकॉग्निशन मिल जाए अपने काम के लिए, तो उन्हें एंड में वही मिला और वेल की पब्लिक इमेज भी सुधर गई। पर वो लोग फिर भी वेल को पसंद नहीं करते थे, पर एंड में उन्हें वही मिला जो वो चाहते थे, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर नेम, फेम और साथ में पैसा भी मिले। और आखिरकार हम समझ गए कि थंडरबोल्ट्स के आगे वो एस्ट्रिक क्यों लगा हुआ था। अब हमें समझ आया कि वो अब थंडरबोल्ट्स नहीं रहे, वो अब न्यू एवेंजर्स बन गए अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के। फिर मूवी खत्म हो जाती है और फिर इसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमारा रेड गार्डियन एक कन्वीनियंस स्टोर पर रहता है और द न्यू एवेंजर्स नाम से एक सीरियल बेचने की कोशिश कर रहा होता है एक औरत को, जो कि वो औरत आगे जाकर नहीं ही लेती है। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी बस एक कॉमिक वे में खत्म हो जाता है, पर इसके बाद कुछ क्रेडिट्स रोल होते हैं और उसके बाद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आज तक का सबसे लंबा पोस्ट क्रेडिट और सबसे जरूरी पोस्ट क्रेडिट भी देखने मिलता है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्टली सेटअप करता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोस्ट क्रेडिट पहले मूवी में नहीं होने वाला था, इसे जस्ट मूवी रिलीज के एक महीने पहले ऐड किया गया है और इसे मोस्ट प्रोबेबली रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। और हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन हो सकता है, बिल्कुल जैसे इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में हल्क अर्थ पर आकर कहता है, सबको वार्न करता है कि बच करो थैनोस आ रहा है। अब आप सभी को ज्यादा हाइप ना करके इस पोस्ट क्रेडिट के बारे में बताता हूँ, जो कि लगभग 2.5 से 3 मिनट का था, जहाँ पर येलेना बेलोवा अपने न्यू एवेंजर्स के साथ अपने न्यू बेस पर एंटर करती है। तो वो परेशान होकर कहती है कि सैम विल्सन इनके न्यू एवेंजर्स की टीम से खुश नहीं है। और यहाँ हमें ये समझ आता है कि सैम विल्सन इनकी न्यू एवेंजर्स की टीम से खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने द एवेंजर्स का नाम यूज किया और वो लोग उस नाम की बेइज्जती कर रहे हैं, उस लेगेसी को खराब कर रहे हैं जो कि पहले आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका ने बनाई है। और एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि एवेंजर्स कभी भी किसी के कंट्रोल में अंदर रहने वाली टीम बनी ही नहीं थी, वो एक इंडिपेंडेंट टीम थी जहाँ पर सारे मेंबर्स अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। और अब जबकि सैम के पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, तो इस हिसाब से वो नया कैप्टन अमेरिका, तो वो बहुत समय तक चुप रही है लेकिन अब आगे नहीं रहेगा। तो इसी पर येलेना अपना कंसर्न दिखाती है और कहती है कि सैम अगर अपनी न्यू टीम बना लेता है और क्योंकि उसके पास शील्ड है तो लोग उसे ही असली कहेंगे और उसकी ही सुनेंगे, क्योंकि सैम ने ये तक कह दिया है कि अब वो कोर्ट जाएगा और एवेंजर्स नाम का कॉपीराइट भी लेगा। फिर हमें बकी के डायलॉग से पता चलता है कि उसने सैम से बात करने की कोशिश की कि इन दोनों टीम्स को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और उसके पूरी तरह से अगेंस्ट रहता है। फिर हमें बॉब दिखाया जाता है जो कि कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा है और लोग उसे कहते हैं कि तुम सेंट्री क्यों नहीं बन जाते। तब वो उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं सेंट्री तभी बन सकता हूँ जब वॉइड को मैं बाहर आने दूं, इसीलिए मैं सेंट्री नहीं बनना चाहता हूँ। फिर हमें एक बीप सुनाई देती है और येलेना कहती है कि कोई हमारे ऑर्बिट में घुस चुका है। और फिर गेस व्हाट, कौन है वो? तो हमें जो वो शिप दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि वो फैंटास्टिक 4 की शिप है जो कि ऑफिशियली अर्थ 616 पर आ चुके हैं। तो इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि फैंटास्टिक 4 की एंडिंग स्पॉइल हो गई है? तो इस बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो भाई और उनकी बहनों, ये वीडियो यहीं तक था। होप आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर एंड रब रखा।